को इसलिए ज़हमत दी कि कल मोहतरम हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो हक़ाइक़ वो सामने लाए, तो उसके बाद आपने देखा कि बहुत से शेरू जो हैं वो आकर और बातें करने लगे और बिल्कुल बेबुनियाद और जिसमें कोई भी हकीकत नहीं है उस तरह की बातें और बेसरोपा बातें शुरू की। क्योंकि जो चेयरमैन साहब ने बात की वो हकीकत पर मुबनी थी। जाहिर है जब इनकी कारकर्दगी बिल्कुल बेहतर नहीं रही तो अब उसको कुछ और तरीका जो इनका है कि जब इनसे अपनी कारकर्दगी पूछी जाए तो ये हमेशा इधर से उधर बातें करना शुरू कर देते हैं और यही इनका वतीरा है और वो उसी पर भी आज तक कारबंद है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पूरे पाकिस्तान की बात की। उन्होंने सिर्फ सिंध की बात नहीं की, उन्होंने दीगर सूबों की बात भी की कि वफाकी गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर वहाँ पे सपोर्ट देनी चाहिए। और जाहिर है ये वफाकी गवर्नमेंट का हक है कि हम सब का हक है सूबों का वफाकी गवर्नमेंट पे कि वो हमें सपोर्ट दें। फिर उसी वक्त इनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है। बात हो रही है कि जो फंड्स जो इमदाद फेडरल गवर्नमेंट को मिलती है बैरून ममालिक से, दीगर मुल्कों से, और जिस तरह उन्होंने वो कर्ज देने थे वो भी उनको टाइम मिल रहा है या डेफर हो रहे हैं या उनमें कमी की जा रही है, और डायरेक्ट इमदाद भी, डायरेक्ट फैसिलिटी भी वफाक को मिलती है। तेल की कीमत हो या दीगर चीज़ें हो, सॉवरेंटी भी इनके पास है, नोट छापने की मशीनें भी इनके पास हैं, तो इनके ऊपर पूरे पाकिस्तान का हक है। और फिर जब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर ये आएं बाएं शाएं करते हैं। आप सबके सामने हमें दोहराना इसलिए पड़ता है कि आपको फेडरल गवर्नमेंट की सीरियसनेस जो है वो सामने आ जाए कि पूरी दुनिया में कोरोना का इशू चल रहा था और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी और दुनिया के बेशतर ममालिक में भी। और जब हमारे यहाँ पे 26 फरवरी को पहले केस आइडेंटिफाई होते हैं, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में, तो सिंध गवर्नमेंट अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात पर फौरी तौर पर उन्होंने अपना काम शुरू किया। चीफ मिनिस्टर सिंध ने मीटिंग्स बुलाई, टास्क फोर्स बना दी जिसमें माहिरीन जो हेल्थ से ताल्लुक़ रखते हैं और दीगर जो भी डिपार्टमेंट हैं, फेडरल हों या प्रोविंशियल हों, उनके सरबराहान को भी उसमें शामिल किया गया और सारी चीज़ें ऑन बोर्ड लेके हमने काम शुरू किया। फेडरल गवर्नमेंट की सीरियसनेस आपके सामने है कि 26 फरवरी की बजाय 13 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग की और उससे पहले सिर्फ एक ट्वीट है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का और कोई अमली काम नहीं है। उनके जफ़र साहब ज़रूर राब्ते में रहे लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से सीरियसनेस नहीं आ रही थी जो अब ये बातें की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इंस्ट्रक्शंस पर और जो माहिरीन थे, जो हेल्थ के माहिरीन हैं, जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से बेहतरी आ रही है और यही बेहतर तरीक़ेकार है, तो उन्होंने यहाँ पे हमने शुरू किया और पंजाब ने भी उसको फॉलो किया, बलूचिस्तान ने भी, केपी ने भी और इस्लामाबाद में भी। वहाँ पे हुकूमत किसकी है? जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई की है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, तो क्या वहाँ भी कोई अशराफिया थी, कोई इलीट क्लास थी जिन्होंने इमरान खान साहब से पूछा ही नहीं? इस्लामाबाद में भी किसी ने नहीं पूछा जहाँ पे वो रहते थे। ट्रेन सर्विस बंद हो गई, एयर सर्विस मुअत्तल कर दी गई और ये उनको पता ही नहीं चला इन सारी चीज़ों का। आप खुद देख लें, जो 30 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दफ़ा प्रेस ब्रीफिंग दी है
एक में जिसमें इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि एलीट क्लास ने, अशराफिया ने ये लॉकडाउन लगा दिया, और जो 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद उन्होंने खुद दोबारा खिताब किया, जो बात की, तो उसमें लॉकडाउन की अहमियतें बता रहे थे कि हमने लॉकडाउन लगाया और इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये दोहरा तज़ाद है, ये इनका डबल स्टैंडर्ड है, जिसकी तरफ ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें तो ये बिल्कुल है कि आप मीडिया इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि आपने सिंध गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अच्छे इक़दामात की तारीफ़ की जो इनसे हज़म नहीं हो रही, और फिर इन्होंने, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी बात करते हैं, और कभी भी उन्होंने एक जुमला एप्रिसिएशन का सिंध गवर्नमेंट के लिए नहीं कहा। दीगर इनके रहनुमाओं ने कभी, जब आप लोगों ने ज़्यादा बात की तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन फॉलो सब चीज़ें वही हुई जो सिंध गवर्नमेंट ने की। हर जगह पे ये चीज़ें की गई। लॉकडाउन जब हुआ तो पूरे मुल्क में हुआ, 2 दफ़ा इसकी अनाउंसमेंट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से की गई। बाद में जो आज भी जिस पर लॉकडाउन के ऊपर अमल हो रहा है, वो 9 मई की अनाउंसमेंट फेडरल गवर्नमेंट की है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी कि हमने कोई की थी। हमने जाहिर है उस पर अमल कर रहे हैं, बल्कि हम तो और मज़ीद प्रॉपर लॉकडाउन चाह रहे थे। और आपने देखा कि लॉकडाउन पे सही तौर पर अमल हो रहा था, लेकिन जब इस तरह के मैसेजेस आएंगे, सिग्नल्स आएंगे, तो फिर उसमें लोग भी उसको इतना बेहतर तरीके से उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि हम इन्फोर्समेंट कितनी भी कर लें, जब तक लोग इस बात पर नहीं अमल करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, फिर हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये डराते हैं, ये आके कहते हैं कि जी बड़ा सीरियस इशू है और ऐसा ना करें। मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर हम लोग हकीकत ना बताएं कि ये वायरस कितना फैल रहा है तेज़ी से और कितना ख़तरनाक है उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, उम्र रसीदा हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो ये कह रहे हैं कि हम सबको डरा रहे हैं। और अगर आप खुद भी कहें कि लोग एहतियात बरतें, घरों पे रहें, और उन्हें कहें कि सब ठीक है, तो लोग आपकी जहनी हालत पर शक करेंगे। हमें तो है ही, हमें तो अंदाज़ा है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आम लोग भी कहेंगे कि एक तरफ कह रहे हैं कि सब ठीक है, फिर हमें कहते हैं कि घरों पे रहें, एहतियात करें, मोहतात रहें। तो ये इनकी जहनी सोच की जो अक्कासी है, ये है जिसको आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, फिर आकर बड़े बातें की जाती हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट से हमने पता नहीं क्या कुछ दे दिया और ये उसको आगे नहीं देते। इन्होंने एक वेंटिलेटर अभी तक हमें नहीं मिला एनडीएमए की तरफ से, जो बातें की जाती हैं। मैं अभी पीडीएमए के जो इंचार्ज थे सलमान शाह साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी। इस वक्त तक जो हमें मिला है N95 जो मास्क हैं वो कोई 16,000 के करीब मिले हैं। PPEs जो ये होते हैं जो जिसमें डिस्पोजल भी किट्स हैं और दीगर हैं, वो कोई 90,486 के करीब मिली हैं। और इसी तरह कुछ और इंस्ट्रूमेंट, ग्लव्स हैं, दीगर चीज़ें हैं और सारी चीज़ें हैं। लेकिन कोई वो चीज़ जो नज़र आए या जो किट्स की बात की जाती है कि हमने पता नहीं कितनी किट्स दे दी सिंध गवर्नमेंट को, इस वक्त 90% से ज़्यादा जो टेस्ट किट्स यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं या हम लोग कर रहे हैं, वो हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने खुद इंपोर्ट की हैं। हमें थोड़ी बहुत ज़रूर मिली हैं, कुछ तो वो मिली थी जिनकी एक्यूरेसी सही नहीं थी। सब माहिरीन ने कहा कि ये इनकी एक्यूरेसी सही नहीं है, इनको वापस कर दें। वो वापस की गई तो उन पर भी तनकीद की गई। वो कोई डॉक्टर मुराद अली शाह साहब या सर्जन सईद गनी साहब या पैरामेडिक्स नासिर शाह या मुर्जा वहाब या हमारी किसी टीम ने रिजेक्ट नहीं की थी। जो तिब्बी माहिरीन थे उन्होंने कहा था कि ये जो है इनकी एक्यूरेसी नहीं है, और वो इनके जो कुछ तर्जुमान हैं वो कह रहे हैं जी हमने वो तो वहाँ पे इस्तेमाल की हैं और वो उनका रिजल्ट। तो ये अंदाज़ा जो ये हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी सिंध में क्यों ज़्यादा केसेस जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं
जो उनका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके तहत हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। और ये जो WHO ने अप्रिशिएट भी किया है, उन्होंने कहा भी है कि सिर्फ सिंध में इन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ आपको टेस्ट जो है ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि हमारा तरीक़ेकार बेहतर है। दीगर सूबे ज़रूर बेहतर कारकर्दगी करते होंगे, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन जो इस तरह की टेस्ट किट्स यूज़ करेंगे जिनको हेल्थ के माहिरीन कहते हैं कि उनकी एक्यूरेसी नहीं है, तो फिर रिज़ल्ट आप सब अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका क्या है। इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बच्चों में फैल रहा है, हमारी ख़वातीन जो हैं उनमें फैल रहा है, बुज़ुर्गों में फैल रहा है। तो ये इसी वजह से कि हम लोग एहतियात नहीं कर रहे। बच्चे तो ज़्यादा बाहर नहीं होते ना, ख़वातीन तो ज़्यादा बाहर नहीं होती, ये जो इस पर एहतियात नहीं करते यही बाहर घूमते हैं, फिर जब घर जाते हैं तो उनकी वजह से बच्चों को भी लगता है, बुज़ुर्गों को भी लगता है, और हमारी माएँ बहनें जो हैं, बेटियां, उनको भी ये मुतासिर करता है ये वायरस जो है। तो इसलिए सबको एहतियात करनी है, ऐसा नहीं करना कि हम लोग किसी चीज़ पे अब आ जाए। इनके बहुत सारे इल्ज़ामात हर कोई शुरू हो जाता है और कहते हैं कि जी यहाँ पे बड़ा जुल्म कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट वाले, फिर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो तरीक़ेकार यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, उसको मुंसलिक कर दिया जाता है 18वीं तरमीम से, NFC से, नैब के केसेस से। बस इनकी जहनीत का अंदाज़ा आप लगा लें कि एक तरफ एफर्ट्स हो रहे हैं, जिसको जो भी जी शऊर है, जिसके पास शऊर है, एक होता है शऊर, एक होता है शोर, ऐन का फ़र्क है बीच में। तो जो शऊर रखते हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और जो सिर्फ इस तरह शोर मचाते हैं, शेरू जो हैं, तो उनकी समझ में ये चीज़ आती नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि अप्रिशिएट कर रहे हैं एफर्ट्स जो हैं सिंध गवर्नमेंट के, लेकिन ये उसके मुखालफत कर रहे हैं। अब मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके तवज्जुह से ही हमें ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ पे आकर तो वफाकी वुज़रा हमारे कारोबारी हजरात को उकसाते हैं कि वो दुकानें खोलें, और पेशावर में अगर दुकानें खोली जाती हैं तो वहाँ की इंतज़ामिया उन पर गोलियां चलाती है, फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग होती है। उसको क्यों नहीं ज़्यादा हाईलाइट किया जाता? और ये जो लॉकडाउन है ये पूरे मुल्क में है, और फिर वो हमें कोई मिसाल देता है आके, जी वहाँ पे तो दर्जी की दुकानें खुली हुई हैं। दर्जी की दुकानें ज़रूर वो SOP आपके सबके पास है, अगर किसी सूबे ने खोली हैं तो उसके साथ कपड़े की दुकानें उन्होंने बंद की हुई हैं, तो फिर दर्जी की क्या सिएगा वहाँ पे? मतलब इस तरह की चीज़ें, बेतुकी चीज़ें ये कर रहे हैं। हमें खुद बहुत एहसास है अपने कारोबारी हजरात का, हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनका, कि उनका क्या नुकसान हो रहा है, सब चीज़ें, लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा अहम है। तो नुकसानात पूरे होंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बतदरीज कोई मरहलावार कोई ऐसी SOPs बनाएं, कोई तरीक़ेकार बनाएं कि जितने भी कारोबार हैं, जो ज़िंदगी का तरीक़ाकार है, उसको शुरू किया जाए, लेकिन SOPs के तहत। क्योंकि अब ये जो हम चाहते थे कि प्रॉपर लॉकडाउन हो तो 15 दिन या एक दिन 15 मज़ीद दिन होता तो बहुत फ़र्क आ जाता पूरे मुल्क में, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से उस पर अमल नहीं हो सका। अब ये एक लंबे अरसे के लिए हमें कोरोना का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हर चीज़ का प्रॉपर तरीक़ेकार जो है उस पर अमल करके हमने आगे बढ़ना है। वो SOPs बनाई जा रही हैं ताकि उन पर अमल किया जा सके। तो ये चीज़ें थी। अगर कोई इनको ये बेहतर चीज़ें बताए, अगर चेयरमैन साहब ने हकीकत कही, अगर चेयरमैन साहब ने कहा कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल, उनका मज़ीद ख्याल किया जाए, उनको हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, तो क्या उन्होंने गलत कहा? ये जो बात कर रहे हैं ये उन डॉक्टरों को नहीं सुनते। ये कराची के डॉक्टर्स माहिरीन अगर कोई बात करते हैं तो कहते हैं ये इन्होंने हायर करके उनसे बात कर रहे हैं। ये तौहीन कर रहे हैं डॉक्टर्स की। पंजाब वालों ने भी यही बात की, बलोचिस्तान वालों ने यही बात की,
पंजाब में हुई, केपी में हुई, दीगर पूरी दुनिया के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। ओ भाई खुदारा इन डॉक्टर्स की सुन लो, हमारी बातें तो आपको समझ में नहीं आएंगी, न कभी आई थी न आएंगी, लेकिन जो डॉक्टर्स, जो माहिरीन कह रहे हैं वो भी गलत कह रहे हैं। उनका जो डॉक्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, जो माहिरीन हैं, उनका मकसद भी 18वीं तरमीम है, उनका मकसद भी एनएफसी है, उनका मकसद भी नैब के केसेस हैं। शर्म करो इस तरह की बातें करते हुए, ये सिर्फ अपनी नाअहली को छुपाने के लिए। आज अगर ये वायरस फैला है तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से। आ जाएं उधर, ये जो एहसास प्रोग्राम है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, और इस वक्त ये झूठ आकर बोलते हैं। इस वक्त तक जिन लोगों को ये पैसे मिले हैं वो वही हैं जो उसी डेटा से थे, जो बिस्प का डेटा था। और अभी ये दीगर नया डेटा बन रहा है, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुआ किसी को मिलना। ना आज तक किसी दिहाड़ीदार को पैसे मिले हैं, न किसी मजदूर को पैसे मिले हैं, न जो इससे इफेक्ट हुए हैं उनको पैसे मिले हैं। जो हमारे पास डेटा था ज़कात उशर का, हमने भी दे दिया, दीगर सूबों ने भी दे दिया। जो बिस्प का डेटा था उसके तहत इन्होंने एहसास कफालत प्रोग्राम या जो भी उसका नाम दे दें उससे दिया। लेकिन उसमें किया क्या इन्होंने वायरस को फैलने के वो पॉइंट बना दिए, स्पॉट बना दी। आप देख लें, बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं, जो वहां पे अमला था बैंक का, उसमें ये वायरस आया है। जो लोग वहां पे जमा हुए थे उनमें ये वायरस पॉजिटिव आया है। तो बजाय इसके कि ये रोकें, ये वायरस फैलने का सबब बन रहे हैं। जब डेटा मौजूद था तो क्या उन तक ये चीजें पहुंच नहीं सकती थी? ये कोई नए लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जिनको इस वक्त तक पैसे दिए गए, जो हर माह या 3 माह के बाद इनको पैसे मिलते थे। इस दफा 12,000 कैसे दिए गए कि 2-2 हजार माहाना की किस्त थी, जिसमें 1,000 रुपए का इजाफा करके 4 माह की किस्त को एक साथ जो है इन्होंने दिया है। और ये वहां पर पहुंचाए जा सकते थे। फिर इन्होंने वो बायोमेट्रिक, वो थंब इंप्रेशन, हमने जो दफातर अगर कोई खुले हुए हैं वहां पे ये बायोमेट्रिक सिस्टम रोक दिया गया है पूरे मुल्क में, इन्होंने खुद रोका है। और फिर अब आकर आप लाखों लोगों से वहां पे आकर उनके थंब इंप्रेशन ले रहे हैं, इस वायरस को फैलाने का सबब बन रहे हैं। ये टाइगर फोर्स ही वो आके घरों तक पहुंचेगी, सारा कुछ करेगी। तो क्या टाइगर फोर्स से यही काम लेना था ना? हमें तो भला एतराज हो टाइगर फोर्स के नाम पर, लेकिन हमने एक वसीतर मफाद में उसको भी एक्सेप्ट किया। हमने लिख दिए लेटर्स सब डिप्टी कमिश्नर्स को कि भाई आप इनको फैसिलिटेट करें। तो ये टाइगर फोर्स या दीगर तरीके से हर घर पर पहुंचाए जा सकते थे। टाइगर फोर्स क्या तालियां बजाने के लिए? तो ये वो चीजें हैं, ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए हमें कह रहे हैं। हमने यहाँ पे अपना हेल्थ सिस्टम, हमारी जो मिनिस्टर हैं अजरा पेचू साहिबा, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और हेल्थ सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। जो पहले हमारे पास जो भी सहूलतें थीं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा किया, और हम लोग मुसलसल इजाफे की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर ये सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन तनकीद सिर्फ हम पर की जाती है। तो हमें आपके तवज्जुद से ये सारी चीज़ें शेयर करनी थी। हमने तो कंट्रोवर्सी ख़त्म कर दी थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि आप चलें, हम आपके साथ हैं। इस जो मुश्किल की घड़ी है मुल्क के ऊपर, इसमें ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन उसका जवाब क्या आया? वो जो एक पार्लिमानी मीटिंग आप सबके सामने है, जिसमें सब पार्लिमानी लीडर गए थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी बात कर उठकर चले गए। ये ख्याल नहीं किया कि उनको चाहिए था कि दीगर पार्लिमानी लीडर्स को सुनते। सब सीनियर लोग वहां पे थे। ये इनकी सीरियसनेस है, बस सिर्फ आकर बात वो करनी है और एक इस तरह का बयानिया इन्होंने दे देना है और अपनी वो बात को रखना है। लेकिन इन्होंने इस वक्त वायरस जो फैला, ये सब इनकी वजह से। अगर ये शुरू में हमारी बातें मानते, एयर सर्विस को मुअत्तल शुरू में कर दिया जाता या पूरे तरीक़ाकार एयरपोर्ट्स पर मुहैया कर दिया जाता जो स्क्रीनिंग का था। सिर्फ कराची में हमारी मिनिस्टर अजरा पेचुए साहबा ने 60 के करीब ट्रेन
जो पैरामेडिकल स्टाफ वहां पे दिया सिर्फ कराची एयरपोर्ट पर, वहीं से पूरा डेटा भी लिया गया। जो लोग इस असना में आए हैं सब तक हम पहुंचे हैं, उनका एक तरीक़ेकार बनाया गया, उनको मैसेजेस जाते हैं, जिनमें सिम्टम्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें सिंध में हुई हैं, लेकिन इस बात भी कभी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन ज़ाहिर है तनकीद करें, वो करते रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना काम करते रहेंगे, नेक नियति से करते रहेंगे। माजरत भी करते हैं जिनको दुश्वारियां आती हैं, जिनको डिफ़िकल्टीज़ हैं, कारोबारी हजरात हैं, दीगर लोग हैं। लेकिन जो हमें माहिरीन ने, जो डॉक्टर्स ने, न सिर्फ सिंध पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के डॉक्टर्स माहिरीन जो बात कर रहे हैं, हम उस पर अमल कर रहे हैं आप सबको बचाने के लिए। तो इसमें आप सब हमारा साथ दें, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, थोड़ी सी मैं दोहराऊंगा नहीं, शाह साहब ने काफ़ी तफसील से तमाम इशूज़ पे बात की है। मैं सिर्फ इस बात पे मुझे हैरत होती है और मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश भी की कि मैं ज़रा समझने की कोशिश करूँ कि पीटीआई में प्रॉब्लम कहाँ है। एक तो आप नोट करें कभी जो भी ऐसा मौका जो लाए तो जहाँ कौमी यकजहती की जरूरत है, जहाँ नेशनल यूनिटी दरकार हो, वहाँ ये आकर कोई ना कोई हरकत ऐसी ज़रूर करते हैं जिससे कौमी यकजहती पैदा ना हो सके। कोरोना के इशू पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जिस तरह खुद शाह साहब ने बताया, यहाँ बैठ के आप दोस्तों ने कई सवालात किए इमरान खान के मुतलिक। बिलावल साहब ने अवॉइड किया कोई ऐसा जवाब देने से जिससे कोई कन्फ्रंटेशन पैदा होती। उन्होंने ये कहा कि वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, इस वक्त मुल्क में यकजहती की ज़रूरत है, वो लीड करें ताकि कोरोना के ख़िलाफ़ जंग हम मिलकर लड़ें। उसके नतीजे में जो बात हुई वो आपको शाह साहब ने बताई। आज जब कौमी यकजहती की ज़रूरत है, हुकूमत ये काम नहीं कर रही है, अपोजिशन कोशिश कर रही है कि कौमी यकजहती पैदा हो जाए, 18वीं तरमीम का शोशा आ जाता है। भाई तुम्हें ये गंद फैलाना है, ये तो बाद में फैला देना, कोरोना चला जाए उसके बाद कर देना, जो तुम्हारी आदत है हमेशा करने की, कर देना। ये कोई वक्त है करने का बात है। अपनी वजारत अज़मा जो है वो 2-3 सीटों पे खड़ी है इनकी। यहाँ आ गए कि 18वीं तरमीम पे बात करेंगे, कल वो टीवी पे करेंगे। अब तो जो बात की गई है 18वीं तरमीम को देखने की ज़रूरत है। भाई तुम होते कौन देखने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? मुझे बताएं तो सही ना कि इनके पास अगर इनको ये सारे ना हो इधर उधर के, तो ये मांगे तांगे की हुकूमत तो 2 महीने नहीं चलने वाली थी इनकी। किस तरह से ये पकड़ तकड़ करके इनकी हुकूमत चला रहे हैं, खींच खांच के चल रही है हुकूमत। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको चलें, अपना एहसास नहीं है ना करें, गंद फैलाने की आदतें फैलाते रहें, लेकिन कम से कम जिसमें इंसानियत थोड़ी बहुत होती है वो इस बात का एहसास कर लेता है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उससे इस मुल्क के लोगों की जानों को खतरा है। हमें कम से कम अपने मुल्क के शहरियों की जानों का एहसास तो होना चाहिए। भाई ठीक है, तुम्हें हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगती, ना लगे, तुम्हारी हमारी जो कामयाबियां हैं, हमारी जो तारीफें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, ना लगे, तुम बुरा कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कम से कम लोगों की सेहत पर, लोगों की जिंदगियों पर ये जो घटिया हरकतें वो मत करो। अब ये जो आकर जवाब देते हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए। मतलब कौन हमें बताएगा 18वीं तरमीम? गिल बताएगा हमें 18वीं तरमीम क्या है, पीपल्स पार्टी को बताएगा। फैसल बावड़ा बताएगा पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम क्या है। अली जैदी बताएगा हमें कि 18वीं तरमीम क्या है। इमरान खान हमें बताएगा कि 18वीं तरमीम क्या और आइन क्या है। मतलब शर्म नहीं आती है। ये तो आपको जाके मुझे कह के तुम सईद गनी हो, मतलब ये ऐसी हालत है ना। पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम बताना, सूबाई खुद मुख्तारी बताना, आइन बताना, वो तो ऐसी बात है कि कोई आके इनको कह के तुम नासे जाओ। अब ये हमें बताएंगे वो लोग जिनको आइन की अलिफ बे नहीं पता है। मैं चैलेंज करता हूँ, वजीर आजम मुझे बता दें कि आइन के अंदर आर्टिकल कितने हैं, सिर्फ ये बता दें मुझे। अभी जाके देख लेगा कि उसने मेरी बात के बाद तो देख ले, लेकिन उसको नहीं पता कि आइन के अंदर आर्टिकल कितने हैं, आइन के अंदर चैप्टर्स कितने। वजीर आजम मुझे बता दें, मैं जो सजा मुझे कहेंगे मैं भुगतने को तैयार हूँ। उसको ये नहीं पता है। वो हमें बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है, 18वीं तरमीम क्या है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये शाम को बैठते हैं ना, उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है कि ये कर दो 18वीं तरमीम, 18वीं शुरू हो जाते हैं बेचारे बगैर सोचे समझे। एक दफ़ा पहले भी किसी ने बात की थी कि वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बात की, इसी तरह बड़ा उछल रहा था। मैंने कहा मुझे बता दो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है क्या। वो बेचारा टीवी पे आयपाशा करने लगा, उसको पता नहीं था है क्या। मैसेज आ गया था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बात करो। तो इनको जो बुनियादी चीज़ें हैं, इशूज़ हैं, उसका इदराक नहीं है।
लेकिन मैं ये कहता हूँ चले बहुत बुरे हैं, बहुत घटिया हैं, बहुत ही नालायक हैं, बहुत ही डफर हैं, मुसलत हो गए, सब मान लेता हूँ, लेकिन कम से कम ये तो कभी कभी होता है ना कि यार इंसानियत तो होगी, थोड़ी बहुत होती है किसी के अंदर ना, बाल बच्चे सबके होते हैं, फैमिलीज हैं, मतलब कोई ये सोच रहे खुदा ना खास्ता है कि इनके किसी वफाकी वजीर के घर के अंदर ये विवाह इस तरह फैल जाए। आप यहाँ अब आकर चले गए कि जी अमीर और गरीब, अब ये कहते हैं ये जो अशराफिया की बात हो रही है और गरीबों की, अब उस पर आ गए। मतलब किस तरह से इस इशू पर कौम को तकसीम करने के दर पे हो आप, कोई चीज मतलब जाने नहीं देते हाथ से कि कौम को, मुल्क को तकसीम कैसे करें हम इस कोरोना के इशू पर। कभी वो कहते थे कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, फिर लग गया, पता भी नहीं चला, एक दिन शाम को बैठ के कह रहे थे, सुबह बोझदार लगा दिया। बोझदार जैसा आदमी मतलब इमरान खान को डिफाई कर जाए, पर रह क्या जाता है। मतलब अभी खान साहब, शाह साहब खुद बता रहे थे कि सुबह एक बात की, शाम को दूसरी बात की, 2 दिन पहले एक बात की, 2 दिन पहले एक बात की। भाई अभी 2 दिन पहले काबीना ने बैठकर ये कहा है कि लॉकडाउन को 9 तारीख तक, 9 मई तक होना चाहिए, काबीना ने कहा है। अब उसकी सदारत अगर वजीर आजम के अलावा कोई और कर रहा था तो मुझे बता दें। या हो सकता है कि जिस्म इसका बैठा हो, रूह किसी और की होती है। मतलब सीट में वजीर आजम होता है और मैंने एक मीटिंग अटेंड की हो, कभी यूं देख रहा होता है, कभी यूं देख रहा होता है, मौजूद नहीं होता मीटिंग के अंदर। तो मेरा ख्याल है वजीर आजम को ये पता ही नहीं चलता कि काबीना क्या फैसले कर रही है और असद उमर साहब टीवी पे जाके क्या बातें कर रहे हैं, वो फॉलो ही नहीं करते हैं। तो उनका जो अपना एक बयानिया है कि जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, बुरा है, वो कहते रहते हैं, लेकिन फिर जब शाम को वजीरों के जुर्मट में बैठते हैं, उन्हीं वजीरों के जुर्मट में जो लॉकडाउन की हिमायत कर रहे होते हैं, फिर ये भी उनकी लय में हिमायत कर रहे होते हैं। तो कम अज़ कम अगर कन्फ्यूजन है वज़ीर आज़म की सोच में, वफाकी हुकूमत की सोच में, पीटीआई की सोच में, तो उस कन्फ्यूजन की वजह से अपने पाकिस्तानियों को मुसीबत में मत डालो। अगर आपसे कुछ काम नहीं हो रहा, सूबाई हुकूमत सिंध की कुछ काम कर रही है, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उसको मान रहे हैं, तुम मत करो तारीफ। भाई तुम तीनों सूबों में चले गए, सिंध में नहीं आके मत आओ, तुम्हारी मर्जी है। तुम अगर सूबा सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते हो, तुम सूबा सिंध के अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं समझते हो, तो ये तुम्हारी गलती है। हम तो समझते हैं कि तुम वज़ीर आज़म हो, लेकिन ये बात सोचनी चाहिए लोगों को। बलोचिस्तान वज़ीर आज़म गया, खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म गया, पंजाब वज़ीर आज़म गया, सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ वज़ीर आज़म को ज़हमत नहीं हुई आने की, क्या अगर पूछे कि कोरोना ने यहाँ क्या तबाही फैलाई है। मतलब यहाँ कराची में आने के लिए, सूबा सिंध में आने के लिए उनको तकलीफ होती होगी। आपको याद है हलफ उठाने के पता नहीं कितने महीनों के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर भी हाजिर देने आए थे। या तो पता नहीं किसी ने कहा हो कि कराची मत जाना, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो इसलिए शायद आते नहीं है। या तो किसी ने यह कहा हुआ है पढ़ के कि भाई हमने हिसाब लगाया है, तुम्हें साल में सिर्फ 1 दफ़ा जाना है कराची, अगर 2 दफ़ा जाओगे तो तुम्हारी वजारत में चली जाएगी। या किसी ने शायद ये कहा हुआ है कि कराची के जितने चक्कर ज़्यादा लगाओगे तुम्हारी नौकरी के दिन कम होते जाएंगे, उसने सोच लिया कि कम लगाओ। तो मैं ये समझता हूँ, देखें ये हालात ऐसे नहीं है। अभी शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जिन डॉक्टर्स ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप सब उनको जानते हैं, उनमें कोई एक डॉक्टर ऐसा नहीं है जो पीपल्स पार्टी के साथ हो, कोई एक नहीं है। मुझे नहीं पता उनकी वापसी क्या किसके साथ है, लेकिन मैं जानता नहीं किसी को कि हमारे पास कभी नजर आया आदमी। बड़े नामवर डॉक्टर, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स, ओहदेदारान, मौजूदा, साबिका, सब ने बैठ के इल्तिजाएँ की हैं, बैठ कर हुकूमत से इल्तिजा की है, अवाम से इल्तिजा की है, उलमाए से इल्तिजा की है, मीडिया से इल्तिजा की है। और ये कह दिया जाता है एक ऐसे ही एक 3rd क्लास आदमी आकर कहता है कि ये तो पीपल्स पार्टी के ही माँ पे कर रहे हैं। फिर अगले दिन लाहौर में हो गया, फिर उससे अगले दिन इस्लामाबाद में हो गया, फिर पेशावर में हो गया। हर जगह डॉक्टर्स ये बातें कर रहे हैं। आपको हमारी बात नहीं समझ आती मत मानो, उन डॉक्टर्स का तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है ना। और हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स वो हैं, हमें उनको हर तरह की सहूलतें देनी चाहिए, हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए। कल अगर डॉक्टर खौफ के मारे कहते हैं कि हम नहीं करते हैं काम, आप क्या करेंगे? किसी को ज़बरदस्ती करवाएंगे काम? आप सोचेंगे क्या हालत पैदा हो जाएगी। बजाय इसके कि उन डॉक्टर्स को जो बेचारे आगे जाकर अपनी जानों पर खेलकर अपने शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, हम उनका मजाक बनाएं, उनका तमस्खर बनाएं। मैं इससे बड़ी बेशर्मी हो सकती है कोई, लेकिन ये डटाई के साथ रोज़ करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि इनके घर में कोई एक आदमी ऐसा नहीं है, किसी की बीवी ऐसी नहीं है, किसी की माँ ऐसी नहीं है, किसी की बेटी ऐसी नहीं है। कोई इनको शर्म दिलाए कि तुम कर क्या रहे हो, कि भाई तुम लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हो। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ मीडिया के दोस्तों से भी
कि बाज़ औक़ात आपके चैनल्स पर भी बड़ी अजीब अजीब खबरें चलती हैं, थोड़ा उस पर भी एहतियात करें। हमें बुरा भला कहते रहें, बहुत वक्त पड़ा है, पहले भी कहते रहे, आइंदा भी कहते रहिएगा, लेकिन ये जो हालात हैं, इन हालात में कम से कम जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि मुराद अली शाह को कैसे ख़राब करूँ, पीपल्स पार्टी को कैसे ख़राब करूँ, सूबा सिंध की हुकूमत को कैसे ख़राब करूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं हमारी हुकूमत को जो कहें, लेकिन मुझे मैंने गौर किया बड़ा, या तो मोदी सरकार का आ जाता है या साईं सरकार का आ जाता है टीवी चैनल्स पे। मुझे किसी और सूबे की सरकार का लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करके दिखाइए। आपने कभी वफाक को न्याजी सरकार कहा है? क्यों नहीं कहते भाई? न्याजी वज़ीर आज़म क्या है सरकार, क्या हर्ज है? कभी आपने बोजदार सरकार कहा है पंजाब में? कभी आपने केपी के लिए, बलोचिस्तान के लिए कहा है? कभी? सिर्फ दो जगहों पे, मोदी सरकार या साईं सरकार। मतलब किसके साथ हमें मिलाना चाहते हो आप? मोदी को तो अच्छा नहीं समझते होंगे ना आप लोग। अगर मोदी सरकार कहते हैं तो अच्छे अल्फाज में तो नहीं कहते होंगे, जिसकी वजह से भी कहते हो। लेकिन बात यह है, आप सिंध हुकूमत कह सकते हैं, मतलब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये बातें देखें आम दिनों में चल जाती हैं, लेकिन ये हालात, ये आयाम ऐसे नहीं हैं। आज अगर हम कुछ काम बेहतर कर रहे हैं तो हमें मत कहें अच्छा भाई, लेकिन कम से कम जो टारगेट करके खराब करना, डिमोरलाइज करना, करेक्टर एसोसिएशन करना, वो को 2-4-6 महीनों के लिए छोड़ दें, संभाल कर रख लें। 6 महीने बाद बिल्कुल भरमार कर दीजिएगा हमारे ऊपर। ये थोड़ी सी गुजारिश थी, शायद मैं ज़्यादा बोल गया, लेकिन बहरहाल आपने जिक्र किया कि फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं और लोगों को इश्तिहार दिलाते हैं, और साथ साथ ये भी कहा कि जो सूरत हाल है उसमें फेडरल मिनिस्टर का हाथ। तो पाकिस्तान के अंदर एक कानून है, एंटी टेररिज्म एक्ट। उसमें यह है कि जो लोगों को इश्तिहार दिलाए और लोगों को हुकूमत के खिलाफ ला के खड़ा कर दे, उसके खिलाफ दहशतगर्दी दफात लागू होती है। बहुत सारे ऐसे सियासी लोग हैं जिनके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत केसेस चल रहे हैं। तो क्या आपका कानून खामोश क्यों, हरकत में क्यों नहीं आता ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोगों को इश्तिहार दिलाते हैं? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इन पर केस भी बनते हैं। वो हमारे खानजादा साहब हैं ना, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं हैदराबाद के, जब भी कोई बात हो इस तरह की तो वो बोलते हैं कि इस पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है, जो भी ऐसी। तो ये गिरफ्तारियां तो इनकी बनती हैं जो इन्होंने किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे मुल्क के वसीतर मफाद में। हम इस वक्त कोरोना को अरेस्ट करने की बात कर सकते हैं कि कोरोना से कैसे वो करना है, लेकिन ये इनको एहतियात करना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं सिर्फ इनकी देखें, यही वुज़रा इन्होंने क्या कहा था कि जी ये यूसीज जो हैं ये सील कर दी गई। उस वक्त जब 12 कहू में इस्लामाबाद में यूसीज इलाके सीज हुए, इनको एतराज़ नहीं हुआ। केपी में सील हुए इलाके, इनको एतराज़ नहीं हुआ। उसी दिन 4 घंटे पहले पंजाब में एक बहुत बड़ा हिस्सा, कोई 10 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स को सील किया गया, इस पर इन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। यहाँ पे आकर वो एतराज़ करते हैं, दुकानदारों को उकसाते हैं। और वही जैसे मैंने बात की, अगर केपी में मार्केट में दुकानें खोलने पर वहाँ की फोर्सेस अगर फायरिंग करती हैं तो उस पर इन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया। उस पर जाते ना, वो भी तो मुल्क का हिस्सा है, वहाँ पे जाते ये बात करते। तो हम तो इनकी बात सुनते ही नहीं है, ये बातें करते हैं, लेकिन हम तो आप सच पूछें तो हम इनका जवाब भी नहीं देना चाहते, कंट्रोवर्सी किसी का भी। लेकिन ये आप लोग इनकी बात दिखाते हैं तो जाहिर है फिर हमें जवाब देने के लिए आता है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे अच्छे काम को ये गलत काम करने में वो कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। तो अगर आप इनकी इन खराफात को ना दिखाएं तो हमें भी ये छोटी मोटी चीज़ें ना करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये जो डॉक्टर है ये आपके फ्रंट लाइन सोल्जर है जी। तो जो पीटीआई के फ्रंट लाइन सोल्जर शेरू है, आप समझते हैं कि इसका इलाज क्या है? देखें, अल्लाह मियाँ इन सब को बचाए, और हम तो किसी को नहीं कह सकते कि इनको कोई कोरोना लगे। रोना वायरस तो है इनको, लेकिन उससे अल्लाह इनको बचाए। हम क्या इलाज करेंगे? इनका इलाज देखें आप कर सकते हैं। आप जब ये आपसे बात करते हैं, आप सवाल करें ना इनसे कि आपने वहाँ पे क्या किया। ये लॉकडाउन, जैसे सईद गनी साहब ने कहा कि क्या बोजदार साहब ने हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे लॉकडाउन लगाया? हमने तो उनके कहने पे लगाया यहाँ पे, तो वहाँ पे किसके कहने पे उन्होंने लगाया?
इस्लामाबाद वाले ने किस पे लगाया, केपी वाले ने किसके कहने पे लगाया, ट्रेनें किसके उस पे बंद हुई। तो ये भी इस बात को इनके ज़रूर कुछ ना कुछ तो सेंसिबल है ना, उनके इल्म में है ये बात कि ये लॉकडाउन प्रॉपर जो है वही इसका हल है और एहतियाती हल है। ज़फ़र भी कई दफ़ा कह चुके हैं ये बात, ये खुद भी कह चुके हैं। जैसे अभी बोला तजाद देख लेना, हमारी बात होगी तो उसको वही लॉकडाउन गलत है, अपना बात होगी तो वही लॉकडाउन। अब वो उसको स्मार्ट लॉकडाउन कह लें, लाइट कह दें, हैंडसम कह दें, सोना कह दें, कोजा कह दें, वो भाई जो भी है तो लॉकडाउन ना। अब उसको क्या डिफाइन करें ये यार। एक ये रह गया था तो अपना वकास। हेलो संजय साहब, सवाल ये कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म को कहा था कि कंटेनर से उतरो वज़ीर आज़म बनो, लेकिन बहुत सारे वुज़रा उनके साथ कंटेनर पर चढ़ रहे हैं, उनको कब उतारेंगे? दूसरा सवाल ये है जी कि फैसल बाडा ने बड़ी धमकी दी है कि आप सुधर जाए वरना हम गवर्नर राज लगा देंगे। और शेख रशीद ने कहा इसके बाद जो है नैब 2 मुमकिन। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कहा कि इमरान खान साहब कंटेनर से उतर आए, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर आज भी मुल्क का वजीर आज़म ये आकर कहे कि जी लोग जो हैं बाहर निकल आएंगे, कानून हाथ में ले लेंगे, तो ये वही बात है ना जब ये कंटेनर पे कह रहे थे कि यूटिलिटी के बिल जला दो, हुंडी के जरिए पैसे भेजो। ये तो इनका ज़हनियत तो वही है। तो चेयरमैन साहब ने कोई गलत बात जो है वो नहीं की। अब ये जो बातें कर रहे हैं गवर्नर राज की, ये तो बिल्ली थैले से बाहर आ जाती है ना। ये तो इनकी पुरानी उमंग कह लें, इनकी आरजू कह लें, इनकी ख्वाहिश कह लें, ये वो है। लेकिन इस पे बहुत सारे शेर भी हैं कि ये ऐसी ख्वाहिश है। जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या क्या चीज़ें, बिल्कुल इन्होंने क्या क्या चीज़ें की। इन्होंने इसी तरह से आकर किरदार कशी की, बल्कि इन्होंने क्लिप्स चलवाए झूठे, आप सबके सामने है कि जी मतलब सिंध गवर्नमेंट अगर अपने लोगों को बचाने के लिए कोई स्टेप लेती है तो उसको मुंसलिक करते हैं 18 अमेंडमेंट से, NFC से, दीगर चीज़ों से, नैब के केसों से और फिर करप्शन से कि जी इनके लोगों ने पैसे मांगे हैं। आपके सामने जिन लोग कारोबारी हजरात हैं उन्होंने लेटर लिखा है और ये दीगर भी बहुत सारी गलत बातें फैला रहे हैं। हमने FIA के साइबर क्राइम को भी कहा है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के पास अपनी स्पेशल ब्रांच भी है, दीगर इदारे भी हैं, हमने उन्हें भी कहा है और वो ट्रेस हो रहे हैं। और आप देखेंगे उनको ज़रूर इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाने पर सज़ाएं मिलेंगी। जो भी कानून है इस वक्त हुकूमत का मरवजा कानून है, उसके तहत उनको सज़ाएं मिलेंगी। अब इनको सज़ा तो इन पर भी बनती है, लेकिन इनको वसीतर मफाद, मुल्क के वसीतर मफाद में छोड़ते हैं। जी एक शिकवा सईद अली गैर साहब ने किया, एक शिकवा हमारा भी बनता है। मुख्तलिफ खबरें जब सिंध काबीना में इजलास होते हैं, फैसले बाहर आते हैं, निकलते हैं, तो खबरें चलती हैं वज़ीर आला के नाम से। उसी लम्हे चंद घंटे बाद आपके नाम से मुख्तलिफ 1-2 चैनलों में शायद चल रहे होंगे उसकी तभी इस तरह कोई फैसला नहीं किया गया, फिर आपकी तरफ से ट्वीट भी किया जाता है, उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। क्या वज़ीर आला सिंध को काबीना अरकान के फैसलों उसमें शामिल नहीं है? और दूसरी बात ये कि शेख रशीद ने दावा किया है कि 18वीं आईनी तरमीम को खत्म करने के लिए नून लीग साथ दे रही है, तो क्या इस हवाले से भी कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमारा तो एक ही है, साथ है चीफ मिनिस्टर साहब के साथ सब। हमारे यहाँ कोई इस तरह की नहीं है। खबरें, फौरी खबर के लिए आप लोग कोई उल्टे सीधी बातें जो हैं वो चला लेते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फौरी खबर की तस्दीक कर लिया करें और एक आध पर इन्हिसार ना करें, 2-3 से पूछ लिया करें। हम हाजिर हैं। अब शेख रशीद की बात की आपने, अब उनकी क्या बात करें। भाई ने भी बात की कि वो कह रहे हैं कि नैब जो है वो दो मुंह वाली तलवार या जो भी आएगी, तो वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। ये जो तवज्जो हटाने की बात की जा रही, हमने तो आटा और चीनी की बात ही नहीं की,
हमने तो बहुत सारी चीज़ें कही नहीं है, हम ऐसी चीज़ों में कंट्रोवर्सी पर नहीं पढ़ना चाहते। नैब को बिल्कुल अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है, सारी चीज़ें आई हैं, अब तो वो ATM, वो पूरे उनके जो अकाउंट्स हैं उनकी JIT होनी चाहिए कि उस अकाउंट से जिससे ये मुस्तफ़ीद हुए हैं, चीनी और आटे वाले या दीगर जो और स्कैंडल आ रहे हैं, वो पैसे कहाँ कहाँ गए हैं, वहाँ पे तो कोई केस नहीं बन रहा। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि नैब इसमें अपना किरदार जो है वो मुकम्मल तौर पर अदा करेगा। और 18वीं तरमीम तो इनको पता नहीं क्यों, देखिए मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, 18वीं तरमीम वो तरमीम है जिससे वफाक मजबूत हुआ है। जब सूबे मजबूत होते हैं तो वफाक मजबूत होते हैं। ये वो लोग हैं जो वफाक को कमज़ोर करना चाहते हैं और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी दुश्मनी में ये इस तरह की बचकाना हरकतें कर रहे हैं। इनको होश से काम लेना चाहिए। जिस चीज़ में मुल्क का मफाद हो, जिसमें अवाम का मफाद हो, उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। हम बात करना चाहते हैं, NFC पे बात करना चाहते हैं, 18वीं तरमीम पे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? NFC को मज़ीद बेहतर किया जाए, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें जो इजाफा होना था वो अभी तक नहीं हुआ, वो इजाफा हो और सब सूबों को मिलना चाहिए। 18वीं तरमीम के तहत जो चीज़ें डिवॉल्व होनी थी वो अभी तक नहीं हुई। जो चीज़ें अभी इस वक्त भी वफाक के पास हैं वो उन्हें सूबों को देनी चाहिए। वो अभी तक उसकी पूरी रूह पर अमल नहीं हुआ। हम उसके लिए बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, 18वीं तरमीम पर भी और NFC पर भी, लेकिन उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। शाह साहब, आप कह रहे हैं इमरान खान फैसला नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं फैसला वो भी आपको पता, नाम तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनको कौन समझाएगा? कोरोना का क्या होगा, लॉकडाउन का भी होगा क्या? लोग ये पूछ रहे हैं। अच्छा, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से डरे ना और ये अब जल्द खत्म हो जाएगा, तो फिर ये अरबों रुपए की परचेजिंग क्यों कर रहे हैं? इसमें पूछ रहे हैं कि अगर कोरोना नहीं है तो ये परचेजिंग क्यों कर रहे हैं? जी 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 अली ये भी ऐड कर लीजिएगा कि ये जो कोरोना से बचाव के जो एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं, कि ये भी सियासी महाजराई की नजर होते जा रहे हैं। जिस तरह आपने तस्करा किया कि 9 मई के बाद जो अब इस वक्त ये लॉकडाउन है वो 9 मई के फैसले के तहत जो वफाक की जानिब से किया गया था, तो क्या सिंध हुकूमत जो अपने फैसले नहीं कर पा रही है जो आवाम के वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना चाह रही थी? देखिए, मैं आपको 2-3 अर्ज कर दूं कि अगर ये वायरस इतना सीरियस इशू ना हो तो क्यों पूरे मुल्क में लॉकडाउन, दीगर चीज़ें और ये सारी चीज़ें हों? क्यों खान साहब बाहर के ममालिक से ये जो कर्ज़े हैं उनको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, इमदाद की बात कर रहे हैं, दीगर और बहुत सारी चीज़ें सबके सामने ला रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ अर्ज़ करूं कि इनको तकलीफ़ क्या है, इनका इशू क्या है। इनका इशू ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के कहने पे चीफ मिनिस्टर सिंध ने, हुकूमत सिंध ने ये काम प्रॉपर तरीके से शुरू कर दिया, माहिरीन की राय को मद्देनज़र रखते हुए, और आप सब लोगों ने, जी शऊर लोगों ने उसकी तारीफ़ें कर दी। अब ये सिर्फ उस चीज़, ये उनसे हजम नहीं होती, ये चीज़ जो है ये उनको बैठने नहीं देती, और ये वायरस है इनका जो इनको ये संभल नहीं सकते कि भाई ये क्या हो गया। अब उसको ये इधर से उधर बात करने की बात कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर अपना इक़दामात कर रही है, लेकिन हम बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जो बेहतर तरीके से, मज़ीद अच्छे तरीके से हम लोग काम करना चाह रहे थे वो हमें काम करने नहीं दिया गया। इनके मिक्स मैसेजेस की वजह से, इनकी इन बातों की वजह से वो प्रॉपर लॉकडाउन या प्रॉपर जो इम्प्लीमेंट होना था वो हमें वो नताइज नहीं मिले। हमें बेहतरी आई है, सिंध गवर्नमेंट ने जो इक़दामात किए उससे बहुत बेहतरी आई है, लेकिन अगर हम ये एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जो बिस के डेटा के तहत बांटा गया, अगर हम इसको रोकते तो कहा जाता है जी ये गरीब लोगों को दुश्मनी कर रहे हैं, ज़ाहिर है हम, लेकिन हमने इन्हें ये कहा था और हमें इन्होंने ये भी बताया था कि ये ज़्यादा आउटलेट्स बनाएंगे। ये ज़्यादा जो रश हुआ ये इस वजह से हुआ कि सिर्फ एक बैंक या 2 बैंकों के थ्रू इन्होंने ये सब कुछ किया। अगर ये आउटलेट्स ज़्यादा बनाते, ज़्यादा बैंकों को इन्वॉल्व करते, ये जितनी फ्रेंचाइज हैं
इनकी मोबाइल कंपनीज की, उनके वो जो इजी पैसा वाले स्टोर्स हैं, दीगर बहुत सारी चीज़ों को करते, बल्कि इनके पास डेटा मौजूद था। ये हर किसी को उसके घर तक डाक के ज़रिए भी पहुंचाया जा सकता था। ये कोई नया वो नहीं थे ये सारे लोग, और ये इससे पहले भी मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, तो ये तरीके रोकते, लेकिन ये चीज़ें हम नहीं कर सके। हमें कुछ इंडस्ट्रीज़ को खोलने के लिए कहा गया, कुछ कारोबार खोलने के लिए कहा गया। जाहिर है हमने कहा कि ठीक है, हमने उनकी इजाज़त दी। जब एक चाहते थे कि एक पेज पे चलें, हमने अपने SOPs वहाँ पे कराए हैं फॉलो, लेकिन जाहिर है थोड़े बहुत हर जगह पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती। सबसे अहम चीज़ जो इन्होंने, जो इनकी हमाकत है, वो ये कि इन्होंने ये सारे ऐलानात किए, इसके कारोबार कुछ जो ईज़ करने थे, कुछ कारोबार को खोलने की बात की, लेकिन उस दिन मसाजिद की बात नहीं की। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उस दिन दोनों मीटिंग्स में जो हुई, जिसमें एक में असद उमर साहब और वो प्रिलिमिनरी मीटिंग होती है, उसके बाद दूसरी मीटिंग जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बैठते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर आप कोई ऐलान कर रहे हैं, किसी कुछ चीज़ों को दे रहे हैं थोड़ी बहुत रियायत, तो सबसे पहले मसाजिद की बात करें। इन्होंने वो नहीं किया, बल्कि ये क्या हम आपको बताएं कि इन्होंने कहा कि जी वो हम बात करेंगे 18 तारीख को, 17 को जुम्मा था, और ये बात है मेरे ख्याल में 14 तारीख को इन्होंने ये ऐलान किया था। तो जाहिर है जब ये बात हुई तो उलमाए किराम ने बिल्कुल बोला कि भाई आप जहाँ कारोबारी जगहों पे रश लगता है, जहाँ ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं वहाँ रश लगता है, दीगर जगहों पे रश लगता है, तो आपको सिर्फ मसाजिद नज़र आ रही हैं, अल्लाह का घर नज़र आ रहा है कि उस पर सिर्फ आप बंदिशें लगाएं। तो ये जो फैसला और जो अनाउंसमेंट हमारे उलमाए किराम ने की, वो सिर्फ इनकी इस नेग्लिजेंसी की वजह से। अगर ये उस दिन उनके साथ भी बात करते तो उलमाए किराम इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। और मैं आपको ये भी अर्ज़ करूं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो 98% अमल कराया, जितने पहले जुम्मे गुजरे हैं या जो उन्होंने कहा था, वो इस वजह से हुआ कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम ने हमारी सपोर्ट की। ये उलमाए हक हैं, लोग इनकी बात सुनते हैं, अदरवाइज़ हम उस पर अमल न करा सकते। अगर ये उससे पहले 17 तारीख को जुम्मा आने से पहले, ये सारी चीज़ें ईज़ करने से पहले, 14 से पहले उनसे मीटिंग कर लेते, तो उलमाए किराम भी बहुत सारी चीज़ों पर, जिस तरह अभी ये SOPs बनी हैं, दीगर चीज़ें आई हैं, तो उस पर अच्छे तरीके से अमल हो सकता था। मैं अब भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सबको मुहतियात रहना है, एहतियात बरतनी है, ताकि इस वायरस से बचा जा सके। दर्ज नहीं करवा रहे कि जो लोगों को उकसाया जा रहा है, कारोबारी तबके को उकसाया जा रहा है, लेकिन आप अपनी आवाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। आपने ये इजाजत दी भी होम डिपार्टमेंट को, मसाजिद में मौलवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, जो नमाज पढ़ा रहे हैं, जो ताजर दुकान खोल रहे हैं उनके खिलाफ दर्ज करें, जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और ये जो पूरे मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ, जो कह रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होती, ये कौन सा कौमी मफाद है? जी मैं आपको बताऊं, वो उस पर आपकी एक एप्लीकेशन लेते हैं, उसके तहत FIR इन पर दर्ज कराते हैं। मैं सरवाज करूं कि जहां पे कानून की वैसे रेट और जो उलमाए किराम पर भी जो केसेस किए गए थे वो भी जो वापस किए जा रहे हैं, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है आकर इनके कि जी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी इन्होंने कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया और ये किया। हमने तो एक जैसा कानून बनाया, हमने तो जो अगर कोई छोटा दुकानदार या जिसने कोई इसकी खिलाफ वर्जी की, अगर उस पर कोई एक्शन हुआ है, तो हमने ये करके दिखाया कि हम किसी को भी इस तरह तफरीक नहीं करते कि जिस तरह हुआ है वहाँ पे कोई एयरपोर्ट पे कुछ हुआ है कि आम लोग, एक आज चल रही है बात कि जिसके वालिदैन फौत हो गए हैं, वालिद भी कोरोना से फौत हुए, फिर उनकी वालदा का इस दुख में इंतकाल हुआ, वो एक उनका बेटा और एक उनका भतीजा इस वक्त भी एयरपोर्ट पर या जो करंटीन है मौजूद हैं, लेकिन उसी फ़्लाइट में जो इनके बासर कोई आया वो एयरपोर्ट से ही चला गया, लेकिन उनको शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये दोहरे कानून, दोहरे मयार इनके पास है, हमारे पास नहीं है। आपने ईद जब
जेको आहे वेझो अचे पई ट्रांसपोर्ट जे हवाले सां सिंध हुकूमत जी कहिड़ी एसओपी आहे माण्हू ॻोठनि में ईद करणु ईंदा आहिनि छा उन हवाले सां का एसओपी तयारु कंदो या कई जारी या ईद मुख़्तलिफ़ है बाबा। अर्ज़ कयूं था त हिन दफ़े ईद जेके आहिनि इते ई कयो था ऐं घणो हेॾे होॾे न घुमो जी। यौम अली उसके बाद ईद है। देखिए मैं मतलब बता यौम अली के हवाले से जी बताइएगा क्या नजरसानी करेगी सिंध हुकूमत इस फैसले का? देखें, ये अभी जो भी एसओपीज बनाए गए हैं उनके ऊपर अमल होगा और इसी लिए हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में यकसा चीज़ हो, ये तफरीक ना हो कि भाई एक जगह ये हो रहा है दूसरी जगह ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई एक जैसा होना चाहिए। उस पर इनके लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट फंस गई है। हम नहीं फंसे। इस वक्त भी 90% से ज़्यादा जो चीज़ें भी यहाँ पे हमने की हैं, हेल्थ सेक्टर हो या दीगर चीज़ें हों, वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज से की। साहब एक सवाल छोटा सा जी, तकरीबन आप चेयरमैन साहब के विजन का जिक्र करते रहते हैं। अब मुझे ये बता दें कि लॉकडाउन खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि कल चेयरमैन साहब ने भी आपके ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। अब जो दिहाड़ीदार तबका है, आप लोग राशन की सही तरह से तकसीम नहीं कर पा रहे। 20 लाख राशन बैग का वादा किया, 4 से 5 लाख अब तक आप दे सके, 15 लाख राशन बैग कहाँ गए? लोगों के लिए क्या विजन है, क्या प्लानिंग है, किस तरह से उनको सर्वाइव करेंगे? क्योंकि अगर ये ईद तक आपका लॉकडाउन रहा तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, खासतौर पे गरीबों के लिए। देखिए हाँ, सवाल है, वफाकी हुकूमत 9 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है, आपने पूरे रमजान के दौरान लॉकडाउन का ऐलान किया, ये किस तरह होगा? शाह साहब इससे ही है, आप शो देखते हैं तो सारे पीटीआई वाले आपकी तारीफ करते रहते हैं, आप उनसे बात करके जान क्यों नहीं छुड़ा रहे? शाह साहब इसी में एक ऐड कर लीजिएगा। जवाब इसका सारी जो लड़ाई है वो आलमी इमदाद जो है। चले मैं आपको एक अर्ज कर दूं। मैं राशन की बात आपकी करूं। देखें, आप मुसलसल हमारे साथ राब्ते में रहे हैं। ये इसी तरह पैसे देने का प्रोग्राम सिंध गवर्नमेंट का था, जिसको बाद में राशन का किया गया। उसमें भी हमें जो हिंड्रेंसेस आई वो भी आपके सामने हैं कि सईद गनी साहब भी उस प्रोग्राम को चलाना चाह रहे थे, लेकिन जब सब तैयार हो जाता था कभी नादरा की तरफ से रुकावट आ जाती थी, नादरा की रुकावट दूर करते थे, और जब हर चीज़ तैयार थी तो पीटीए ने रुकावट डाल दी उसमें। और असल तो पीटीआई ही थी उसके पीछे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने वो भुगती हैं। फिर राशन की बात आई। राशन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस वक्त उसके 2 फेज़ चले हैं, मज़ीद भी उनको दिया जाएगा। हमें पूरा एहसास है कि हम उन लोगों तक पहुँचें, और ये जो फिगर सरकारी जो फंड्स थे उसकी है, उसके अलावा मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने, हमारे जो लोग हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, मैं सब पार्टीज़ की बात करता हूँ, लेकिन उसमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने हर जगह पर अपने अपने हलकों में जितना हो सका है वो वहाँ पे उन्होंने ये बात की है। आपने कहा कि चेयरमैन के कहने पे लॉकडाउन की बात है। देखें, चेयरमैन साहब ने माहिरीन की बात की है कि दुनिया के माहिरीन क्या कहते हैं। ये कोई चेयरमैन साहब नहीं चाहते कि इस तरह की लॉकडाउन हो या इसमें कोई उनकी वाह है, ऐसा नहीं है। ये दुनिया के माहिरीन, हमारे मुल्क के माहिरीन जो हैं और डॉक्टर्स, वो ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है। तो इस वजह से चेयरमैन साहब एक बेहतरी के लिए, एक भलाई के लिए ये बात कह रहे हैं। कोई वैसे कोई हमें इस तरह का वो नहीं है कि हम करें। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि जो 9 मई की बात की गई, देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक जैसी चीज़ हो। अगर कोई चीज़ें, कोई कारोबार, कोई दीगर चीज़ों को मरहलावार तरतीब से खोलने दिया भी गया तो जो SOPs हैं उन पर अमल कराया जाएगा, और उस पर हम मशावरत भी कर रहे हैं। SOPs भी कुछ बना लिए हैं, कुछ बनाए। देखें, न एक दफ़ा ये जो कहा जाता है कि जी एकदम लॉकडाउन कर दिया गया, आपके सामने है मरहलावार लॉकडाउन हुआ था। पहले स्कूल्स बंद हुए थे, फिर इसी तरह दीगर चीज़ों को बंद कर दिया गया, फिर दीगर सूबों में ने भी उस पर अमल किया। और अगर इसको ईज़ आउट करना है, इसको लॉकडाउन को अगर कुछ नरम करना है, तो वो भी तरीक़ेकार इसका है। तो आपने देखा है जो इंपोर्ट की इंडस्ट्रीज़ थी उनको पहले इजाज़त दी गई, जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उनको इजाज़त दी गई, या दीगर इस तरह की चीज़ें जो एसेंशियल सर्विसेज में थी
या और बहुत ज़रूरी थी उनको इजाज़त दी गई। मरहलावार दीगर चीज़ों के लिए भी बात हो रही है। ऑनलाइन की इजाज़त दे दी गई, कारोबार सब कर सकते हैं ऑनलाइन पे, लेकिन उसमें भी इश्यूज़ हैं। ये नहीं है कि वो कोई आइडियल। दूसरी, ये सारी चीज़ें कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है जिसके तहत, अच्छा राशन की जो बात, सब लोग, सारा जो रुख है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है। तो जिस तरह सईद साहब ने कहा कि दीगर सूबों में गवर्नमेंट की तरफ से कहीं राशन दिया गया है, ज़रा ये कभी मैंने किसी को ये सवाल करते हुए नहीं देखा। तो हमने तो ये राशन जो है ये पहुंचाया और मज़ीद भी पहुंचा रहे हैं, दीगर सूबे भी कर रहे होंगे। लेकिन राशन में भी आपने देखा कि शुरू में अगर फिलैंथ्रोपिस्ट कर रहे थे, फलाही तंजीमें कर रही थी, पॉलिटिकल लोग कर रहे थे, तो रश लग रहा था। उसका भी एक तरीक़ेकार बना दिया गया कि जो भी देगा उनके घरों तक पहुंचाएगा। तो ये तरीका मुख्तलिफ है। कल जैसे चेयरमैन साहब ने आपको कहा कि जब पीपल्स पार्टी को टेस्ट केस देखा जाता है ना, कि जब फ्लड आए तो पीपल्स पार्टी ने कैसे परफॉर्म किया। स्टेडियम्स में, मैदानों में, खुली जगहों पे खाने खिलाए जाते थे, लोगों को हर तरह से एकोमोडेट किया जाता था, लेकिन रश लगता था, भीड़ होती थी, लोग इकट्ठे होते थे। इस दफ़ा बिल्कुल चेंज है, भीड़ नहीं लगानी, इकट्ठे नहीं होने। थोड़ा डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन सबका ख्याल है इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर हर किसी के पास ज़रूर कुछ ना कुछ फैसिलिटेट करेंगे सबको।